प्रदीप गुप्ता से बात करेंगे अमित ने। प्रदीप जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज फिर वायरल हो गए प्रदीप जी, कमाल है। आप हर चुनाव में कुछ ना कुछ कमाल ऐसा कर देते हैं, प्रदीप जी वायरल हो जाते हैं। अब आपने विजय के बारे में ऐसी भविष्यवाणी की, देखिए एकदम सटीक, विजय सीएम बनने वाले हैं प्रदीप जी। यहीं से शुरू करिए। अब विजय तो ठीक है मानक जी, लेकिन चारों के चारों राज्यों में जो हमने प्रेडिक्ट किया है, वोट शेयर, सीट शेयर, सब कुछ मैचिंग है। और विजय और तमिलनाडु की तो बात ऐसी है कि 109 कहा, यानी मिड पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट जो है हमारी रेंज का, और 35% वोट शेयर का, बिल्कुल दोनों भी बिल्कुल मैचिंग है हूबहू। तो पूरी एक्सिस माई इंडिया की टीम और हमारा जो डेटा साइंस है, मैं कहूंगा ये पूरी की पूरी क्रेडिट डेटा साइंस की विक्ट्री है और एक्सिस माई इंडिया की टीम की विक्ट्री है। बिना उसके आप बताइए ये संभव है? क्यों और भी दूसरे लोग या दूसरी एजेंसी ये चीज नहीं जान पा रहे थे? क्योंकि इनकी कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है। जब हिस्ट्री होती है तो आप 2-4 नंबर ऊपर कर दीजिए, आगे कर दीजिए, पीछे कर दीजिए और आप कहीं नतीजे पे पहुंच सकते हैं। लेकिन जब तक आप ग्राउंड के ऊपर काम ना करें, जब तक एक साइंस और एक साइंटिफिक मेथड के जरिए काम ना करें, तब तक ये संभव नहीं होगा। और इसी के चलते हमने बंगाल में डिसाइड किया, जब हमारी साइंटिफिक मेथड में सैंपलिंग ही कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो फिर किस हिसाब से प्रेडिक्शन किया जाए। क्या आपको लगता है अब ये बीजेपी के पक्ष में बंगाल का नतीजा देखने के बाद कि वो बिल्कुल सही फैसला था कि बंगाल में आपने कहा हम एग्जिट पोल के आंकड़े देंगे ही नहीं? बिल्कुल सही फैसला था, मैं बहुत खुश हूं। आप उसको उस लिहाज से दीजिए कि मुझे अपनी टीम का हौसला और अपना टीम के अंदर जो एक भावना होती है कि यहाँ पर पूरा का पूरा मेथोडोलॉजी, प्रोसेस, साइंस, डेटा, इसको तवज्जो दिया जाता है। और एक साइंटिस्ट के लिए, जो हमारे लोग हैं डेटा साइंटिस्ट जो हैं, उनके लिए जब तक वो कन्विक्शन नहीं आएगा तो प्रदीप गुप्ता अपने दिमाग से, अपने गट फील से कुछ भी करते रहे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। कभी सही हो सकते हैं, कभी गलत हो सकते हैं। ठीक है, अब प्रदीप जी नतीजे आ गए। अब आप मुझे बता दीजिए, जो 20-30% लोगों ने आपके सर्वेयर्स को जवाब दिए थे पश्चिम बंगाल में, उनका रेशो क्या था? कितने टीएमसी के पक्ष में थे और कितने बीजेपी के पक्ष में थे? नहीं, उसमें मैंने उस दिन भी कहा था कि उस डेटा को देखते हुए ये बिल्कुल क्लियर था कि बीजेपी बहुत अच्छा करने वाली है। बट कितना अच्छा करने वाली है तब मुझे बिल्कुल उस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि कितना अच्छा करेगी 120, 180 या 200 के पार, वो तो हो ही नहीं सकता था। अब ये देखिए, जो 200 के पार की चीज नजर आ रही है, वो जब तक डेटा नहीं आएगा तो इतनी बड़ी विक्ट्री कोई कैसे प्रेडिक्ट कर पाएगा? यानी आप कह रहे हैं जो 30% लोगों ने आपके सर्वेयर्स को जवाब दिया था उसमें बीजेपी लीड ले रही थी, लेकिन जिन्होंने जवाब नहीं दिया उसमें बीजेपी के ज्यादा वोटर थे और इसीलिए 204 हो गया ये। इसीलिए 2/3 उसके अंदर वोटर थे, इसका मतलब ये 2/3 से ज्यादा। ओके, मतलब आपको हैरानी हो रही है ना ये आंकड़े देख के, 204 के आंकड़े बीजेपी के पक्ष में? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही हैरानी, बिल्कुल नहीं हो रही हैरानी। सिर्फ एक बात में ये हो रही है कि 10 से 12 सीटें, हैरानी नहीं है वो भी, इतना विश्वास नहीं था कि माइनॉरिटी का वोट कंसोलिडेशन जो था 21 के और 24 के चुनाव में टीएमसी के फेवर में, वो स्प्लिट हुआ है। हुमायूं कबीर के भली 2 सीटें मिलती दिख रही है उनको, और लेफ्ट और कांग्रेस की भी 2-2 सीटों पे, 3-3 सीटों पे आगे थे। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम बाहुल्य एरियो में भी मुसलमान का वोट में बंटवारा हुआ, और वहां से 10-12 सीटें यदि बीजेपी की आ रही है तो वो जो 180-90 की जीत थी वो अब 200 पे ऊपर जाती हुई नजर आ रही। ओके, प्रदीप जी आप कह रहे हैं मुस्लिम वोट खिसका है थोड़ा ममता बनर्जी का, और कौन सा वोट खिसका है जिसकी वजह से बीजेपी इतनी बड़ी जीत हासिल कर रही है और ममता बनर्जी 83 पे आ रही है? ऑफकोर्स हिंदू का और वुमेन का वोट बड़ी संख्या में नहीं आएगा जब तक ये जीत हो ही नहीं सकती। आप ये देखिए, बीजेपी को करीब 45.5 और टीएमसी को 41 के आसपास मिलता हुआ दिख रहा है वोट शेयर। तो उसके अंदर जो टीएमसी का 41 है, उसमें आप ये मान लीजिए कि करीब 70 से 80% माइनॉरिटी का है, और बाकी जो आया हुआ है हिंदुओं का वोट आया है करीब 30%, और 70% वोट जो है हिंदुओं का वो बीजेपी के पक्ष में गया है। ओके, प्रदीप जी, हाँ विनोद जी कुछ पूछ रहे हैं। ये तमिलनाडु में टीवीके को किसका वोट मिला है? एआईडीएमके का या डीएमके का? उसने अब कहां से दोनों का मिला है? उस दिन भी मैंने बताया था, उस दिन करीब 34% की बात करें, क्योंकि पिछले चुनाव में करीब 46% डीएमके अलायंस का था, 46, तो उसका 34% वोट करीब करीब गया हुआ है टीवीके के फेवर में।
और 36% जो वोट था करीब उसका गया AIDMK अलायंस का, उसके पास। तो दोनों का करीब करीब बराबरी पे, लेकिन जो DMK का बेस बड़ा था तो उसके लहजे से लगता है कि बेस के हिसाब से 34 भी बड़ा है 36 से, यदि DMK का बेस छोटा था 36 के आसपास का। तो विजय त्रिवेदी, विजय जी कुछ पूछ रहे हैं। एक चीज समझनी है मुझे कि आप भी कहते हैं और ज्यादातर लोग कहते हैं कि जो DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स, वो सरकार में लाने में या सरकार को बचाए रखने में मदद करती है। यदि आप कहते हैं कि महिलाओं का वोट पश्चिम बंगाल में शिफ्ट हो गया है, तो इसका मतलब DBT से ऊपर धर्म हावी रहा। आप ये कह रहे हैं हिंदू महिलाएं जो हैं वो शिफ्ट हो गई DBT के आगे? नहीं, मैं ये कतई नहीं कह रहा, क्योंकि जहां तक DBT का सवाल है तो अब 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें 2 में सरकारें रिपीट हो रही हैं और 3 में, जो कि बड़े राज्य हैं, तीनों बड़े बड़े राज्य हैं, केरला, तमिलनाडु और बंगाल, तीनों में सरकारें बदल रही हैं। तो पांचों के पांचों ने DBT दिया था। वही मैं उस दिन पॉइंट ये कहना चाह रहा था, क्योंकि जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, वो क्या 3 बार से है। अब वो देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी आज के जमाने में जब यंग डेमोग्राफी आ चुकी है तो सबको बदलाव चाहिए, यंग यानी बदलाव। तो वो जो DBT का मामला होता है, उसने ममता बनर्जी को पिछले चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें दी, लेकिन इस चुनाव में जो है लोगों को बदलाव चाहिए और बोलते ना दिल मांगे मोर। तो बीजेपी के जो 3000 रुपए, 1500 रुपए जो ममता बनर्जी के सामने है, 3000 रुपए के ऊपर लोगों ने ज्यादा विश्वास किया और उसकी उम्मीद में बीजेपी को बड़ी संख्या में लाया। जहां तक हिंदू मुसलमान का सवाल है, मैं ऐसा अभी भी नहीं मानता। मैं फिर भी बोलता हूं कि कोई भी चुनाव की जीत और हार केवल और केवल, जो बड़ी वजह तो बहुत सारी होती है, बड़ी वजह जो होती है केवल डिलीवरी और डिलीवरी पे ही होती है। सरकारें 2 राज्यों में रिपीट हुई है एनडीए की, असम में और पुडुचेरी में, तो उसका भी मतलब केवल डिलीवरी और उसके अन्यथा कुछ नहीं। आपको क्या लग रहा है, ये टीवीके वाले विजय किसके साथ जाना पसंद करेंगे, जबकि वो दोनों पार्टियों का वोट अपनी तरफ खींच रहे हैं, ताकि वो अपना 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल सुरक्षित रख सकें? प्रदीप जी, नहीं, वो उनको जी किसी के साथ जाने की जरूरत ही नहीं है। वहां DMDK, PM के जो क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी छोटी पार्टी है, वो हमेशा जिसकी भी सरकार बनती है उसी के साथ जाते हैं। तो PM के, DMDK, VC के, इनकी 2-2 5 सीटें करीब आती दिख रही थी PMK की, और DMDK की 2, IUML की 2, सॉरी उसकी VCK की 2। तो इस तरह से उनका मेरे हिसाब से 9 का जो आंकड़ा चाहिए वो भरपाई हो जानी चाहिए। पर उनके पिताजी का बयान आया है, उनके पिताजी कांग्रेस को कह रहे थे कि आइए हमारे साथ, कुछ ऑफर दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारे विजय तो चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ चले जाएं। और विजय का पहले का भी एक बयान है कांग्रेस को लेकर, आपको याद होगा? देखिए, वो परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। नेचुरली जब सरकार बनाएंगे तो कांग्रेस भी उनको समर्थन करेगी, लेकिन 4 सीटों के कांग्रेस के समर्थन की बैसाखी पर वो नहीं रहेंगे, ये कहने का मेरा लिमिटेड मतलब। ओके, अब जरा केरल के बारे में भी थोड़ा बताइए प्रदीप जी। केरल में इतनी बड़ी जीत UDF की आ रही है, एग्जिट पोल इशारा तो कर रहे थे, लेकिन ये तो बहुत बड़ी जीत हो गई केरल में, और इसकी वजह क्या रही, क्या फैक्टर रहा? उसमें आपकी वो है 90+ दिया, उसमें आपके थोड़े से जो इंडिपेंडेंट समर्थित थे LDF के, उसमें आपकी आकलन में गड़बड़ है, वरना वो करीब 94 और 96 के आसपास UDF का आंकड़ा है, हकीकत में 94 से। और वो हमने 4 राज्यों में जो प्रेडिक्शन किए थे 90 के करीब किया था केरला में, तो वो सब उतना ही मिल रहा है। 100 के करीब किया था असम में, वो 100 के करीब ही मिल रहा है। पुडुचेरी में हमने 16 से 19 कहा था एनडीए के लिए, उतना ही है। 4 के 4 राज्य में स्पॉट ऑन मैचिंग हो रहा है। और जहां तक UDF, वहां पर भी देखिए 10 साल का प्रशासन केरला जैसे राज्य में बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई, और खासकर लेफ्ट सरकार का। और अब मैंने जैसे कहा डेमोग्राफिक शिफ्ट, सब यंग एज है डेमोग्राफी। इवन तमिलनाडु में देखिए 42% लोग 18 से 39 एज ग्रुप के थे, 42 बहुत बड़ा नंबर है वोटिंग पॉपुलेशन तमिलनाडु में। इसी तरह से केरला में, इसी तरह से सारे राज्यों में। तो लोगों को परिवर्तन चाहिए, आशाएं, अपेक्षाएं, उम्मीदें के ऊपर ही चुनाव होता है, और लोगों को बोलते हैं ना दिल मांगे मोर, और कुछ तो हर दिन नया चाहिए। जी प्रदीप जी, इत्तेफाक देखिए, प्रदीप जी आज देश के सबसे चर्चित सेफोलॉजिस्ट हैं, मेरे साथ इस समय लाइव हैं, और मेरे साथ इसी